वैसे तो यदि हम मौर्य प्रशासन के बारे में, मौर्य काल के बारे में यदि हम जाने, तो देखने में ये आता है कि जो बौद्ध परंपरा है या बौद्ध लेखक है, उन्होंने जो मौर्य वंश था उसका जो शासन करने वाले थे, चाहे वो बिंदुसार हो या बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य हो, जिन्होंने इस वंश की स्थापना की थी, और एक महान सम्राट जिसका नाम अशोक था। यदि हम इनके बारे में जानकारी लेकर के आए, तो हमें यही पता लगता है कि जो लेखक थे, बौद्ध लेखक थे, उन्होंने इनके जीवन चरित्र को इस प्रकार से लिखा है कि उनके जीवन को लगातार कल्पनाओं से भर दिया है। यानी कि लगातार कल्पनाओं के माध्यम से अपने राजा को, मान लीजिए कि हम अशोक के बारे में बात करते हैं, तो अशोक के जीवन को इतना कल्पनाशील बना दिया कि हमें वास्तविकता के बारे में ठीक प्रकार से अनुमान नहीं लग पाता। तो चलिए कोई बात नहीं, हम कुछ ना कुछ जो भी हमारे इतिहास के अंदर बातें बताई गई है उनके अनुसार यदि हम चर्चा करें, तो उसी के अनुसार हम आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राजेश कुमार और आप देख रहे हो दी नॉलेज क्लासरूम का यूट्यूब चैनल, जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं एक महान सम्राट के बारे में जिसका नाम क्या है, अशोक है। तो अशोक के बारे में हम आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अशोक के पिता जिसका नाम क्या था, बिंदुसार था, और बिंदुसार के पिता का नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य था, जो कि इस वंश का यानी कि मौर्य वंश का संस्थापक रहा था। और हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर ये देखा था कि जो बिंदुसार था, भारत के अंदर पहला बच्चा था जो कि ऑपरेशन से पैदा हुआ था, जिसको सिंहसेन या अमित्र घात की उपाधि के द्वारा भी उसको सम्मानित किया गया था। उसके दो बेटे थे, एक का नाम, उसके मुख्यतः बच्चे तो 101 थे, लेकिन उनमें जो दो जिनका अक्सर हमें जिक्र देखने को आता है, एक का नाम सुसीम जो कि बड़ा बेटा था, और दूसरा सबसे बड़ा बेटा क्या नाम था उसका, उसका नाम था अशोक। तो जो तक्षशिला का विद्रोह हुआ था, जब इनको दबाने के लिए इन गवर्नर्स को यानी कि इन दोनों को भेजा गया था, पहले सुसीम को भेजा गया था जो कि असफल रहा, और उसके बाद किसको भेजा गया था, अशोक को भेजा गया था, और अशोक इस विद्रोह को दबाने में सफल रहा था। और एक बात और, यदि हम अशोक के बारे में जो किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि जो ये 101 भाई थे, इन 101 भाइयों में से जो 99 भाई है, इनको मार दिया जाता है अशोक के द्वारा। ये बात कितनी सच्चाई है, कितनी इसके अंदर झूठ है, इसके बारे में किसी भी प्रकार का हमारे पास कोई भी साक्ष्य नहीं है। ये केवल किताबों के अंदर, या ये हम ये बोलिए कि जो बौद्ध लेखक है जिन्होंने अशोक का जो जीवन चरित्र लिखा उसके अंदर उसका वर्णन किया है, और जो ये जीवन परिचय है वो किसके अंदर भरा हुआ है, कल्पना के अंदर भरा हुआ, कल्पनाओं से ये लगातार हमें भरा हुआ देखने को मिलता है। तो जो ये अशोक है, अशोक के बारे में जो जाने, अशोक जो बिंदुसार का पुत्र था, और आरंभिक जीवन में जिसको क्या माना जाता है कि एक परम क्रूर शासक था, बिल्कुल एक क्रूर शासक इसको माना जा सकता है। इसके बारे में जो शुरुआत में देखने को आता है, और उसके बाद ये क्या था, जैसे कि हमने अभी देखा कि इसने अपने 99 जो भाई थे उनका कत्ल करने के बाद ही जो सिंहासन है उसके ऊपर ये बैठा था। लेकिन ये कितनी सच्चाई है, वही बात, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। अब यदि हम अशोक के जो अभिलेख है, इन अभिलेखों के बारे में जाने, जो ये अशोक के अभिलेख है इनके बारे में यदि हम जाने, तो जिसके आधार पर ही हम क्या कर पाते हैं, अशोक का इतिहास तैयार कर पाते हैं। यानी कि अशोक के बारे में इन अभिलेखों के अंदर से ही हम जान सकते हैं, या अशोक के बारे में जो जानकारियां हमें प्राप्त हुई है
वो ही हमें किससे प्राप्त हुई है? इन्हीं अभिलेखों से प्राप्त हुई है। और एक ऐसा भारतीय राजा भी अशोक हुआ है, पहला भी राजा हम इसको बोल सकते हैं, फर्स्ट किंग ऐसा हुआ है जो कि अपने अभिलेखों के सहारे सीधे अपनी प्रजा को कोई भी संदेश भेजता था या उनको संबोधित किया करता था। है कि यदि हम वर्तमान में बात करें, जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया की तरह ही उस समय जो अशोक था वो क्या करता था, जो अभिलेख थे उन्हीं अभिलेखों के माध्यम से अपनी सूचना को क्या करता था, वो आगे भेजता था अपनी प्रजा के पास। इन्हीं अभिलेखों के माध्यम से अपनी सूचना को भेजता था। सूचना भेजने के लिए वो इन्हीं अभिलेखों का सहारा लिया करता था। अब यदि जो अशोक के अभिलेख है इनको हम भागों में बांटे तो हम इनको मुख्यतः 5 भागों में बांट सकते हैं। अशोक के अभिलेखों को हम मुख्यतः 5 भागों में बांट सकते हैं। एक तो जो दीर्घ शिलालेख है, दीर्घ शिलालेख, और उसके बाद जो दूसरा है शिलालेख, दूसरे नंबर पर यदि हम देखें तो उसको हम क्या मानेंगे, लघु शिलालेख, और तीसरे नंबर पर पृथक शिलालेख, पृथक शिलालेख, और नंबर 4 पर दीर्घ स्तंभ लेख, दीर्घ स्तंभ लेख, इसको नंबर 4 पर, और उसी प्रकार नंबर 5 पर लघु स्तंभ लेख। यानी कि हमने अशोक के द्वारा जो लेख लिखवाए जाते थे उन लेखों को हमने कितने भागों के अंदर बांट लिया, इन 5 भागों में, शिलालेख में और स्तंभ लेख के अंदर हमने बांट लिया। एक तो दीर्घ स्तंभ लेख या लघु स्तंभ लेख, और पृथक, यानी कि जो कि अलग अलग विषयों के ऊपर जानकारी दिया करते थे। बिल्कुल छोटे जो मुद्दे हुआ करते थे उनके लिए, और जो दीर्घ थे जिसमें बहुत जो लंबी सूचना दी जाती थी वो इन शिलालेखों के अंदर दी जाती थी, जिसको हम दीर्घ शिलालेख, और उसी प्रकार दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख के आधार पर हम इसको बांट सकते हैं। जो अशोक का नाम है केवल प्रथम लघु शिलालेख की प्रतिमा से ही मिला है। जो इसकी प्रति है हमें जो प्राप्त हुई है, जो कि कहां से प्राप्त हुई है, जो कर्नाटक के 3 स्थान, कहां से प्राप्त हुई है, कर्नाटक के तो 3 स्थान है, कर्नाटक के तो 3 जगहों से, और दूसरा है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की एक जगह से हमें जो ये लेख है ये हमें प्राप्त हुआ है, और वो भी कौन से, लघु के, लघु शिलालेख के जो हमें यहां पर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो प्रतियां हमें प्राप्त हुई है, कर्नाटक से तो 3 मिली है और मध्य प्रदेश से कितनी मिली है, इन अभिलेखों के बारे में जानकारी एक जगह से हमें ये प्राप्त हुई है। और उसके बाद यदि हम बात करें जितने भी हमें अन्य अभिलेख प्राप्त हुए हैं, अन्य अभिलेखों के अंदर डायरेक्ट अशोक का नाम नहीं है। अशोक ने अपने आप को क्या बोला है, देवों का प्यारा बोला है। क्या बोला है, देवों का प्यारा अपने आप को बोला है। बाकी इनके दो के अंदर तो किसके द्वारा संबोधित है, वो अशोक के द्वारा संबोधित किया गया है। यानी कि इसमें हमें अशोक के बारे में, डायरेक्ट उसके नाम के बारे में, लेकिन जो अन्य अभिलेख है इनको छोड़ करके, लघु शिलालेख को छोड़ करके, जो कर्नाटक और मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं, अन्य स्थानों से जो हमें शिलालेख है या स्तंभ लेख जो प्राप्त हुए हैं उसमें अशोक को यहां पर क्या बोला गया है, देवों का प्यारा बोला गया है। यानी कि इसको यहां पर क्या बोला है, देवा, देवाना पिय, देवाना पिय इसको यहां पर बोला गया है। देवाना पियदर्शी किसको बोला गया है, ये अशोक के लिए यहां पर प्रयोग किया गया है। या ये बोलिए कि इस यहां पर जो अशोक को रिप्लेस किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, देवों के प्यारा के द्वारा इसको यहां पर संबोधित किया गया है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, जो ये अभिलेख है ये हमें कहां कहां पर मिले हैं, पत्थरों के ऊपर, चट्टानों के ऊपर, शिलाओं के ऊपर ये हमें प्राप्त हुए हैं। जो पत्थर है, पत्थर के जो पालिशदार शीर्षयुक्त स्तंभ थे उनके ऊपर हमें प्राप्त हुए हैं।
गुहाओं के ऊपर हमें प्राप्त हुए हैं। और एक जगह तो जो मिट्टी के कटोरे है, मिट्टी का जो कटोरा है, उसके ऊपर ये इसके जो लेख है वो खुदे हुए प्राप्त हुए हैं। और तो और ये जो अभिलेख है ये केवल भारत के अंदर ही नहीं, अपितु ये पूरे जो अन्य प्रदेश थे या उपमहाद्वीप थे, यह कि अफगानिस्तान से भी ये प्राप्त हुए हैं। भारत में ही नहीं, अफगानिस्तान के अंदर से भी ये प्राप्त हुए हैं। और उसके बाद यदि हम इस अशोक के बारे में और जानना चाहे, जो इसकी हमें जानकारी है वो किसके अंदर भी मिली है, अशोक की जानकारी, इसका वर्णन है पुराणों के अंदर भी देखने को मिलता है। जो पुराण है, पुराणों में भी इसका वर्णन है। अशोक के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी पुराणों के अंदर से देखने को मिलती है। अब जो ये अभिलेख थे, इन अभिलेखों में जो मास्की है, मास्की ने इसको क्या नाम दिया है, अशोक वर्धन का नाम दिया है। क्या नाम दिया है, अशोक वर्धन का नाम दिया है। और दूसरा जो यहां पर विद्वान हुआ है उसने इसको, जिसका नाम क्या है, गुर्जरा है। गुर्जरा ने अशोक को क्या बोला है, जो अभी हमने क्या बोला था, हमने इसको बोला था देवा ना प्रिय, देवाना प्रिय, देवाना प्रिय और प्रियदर्शी, ये किसके द्वारा नाम दिया गया है, गुर्जरा के द्वारा ये नाम दिया गया है। अब इस अशोक के परिवार के बारे में, क्योंकि जो उज्जैन का गवर्नर था, जो ये अशोक था, कहां का राज्यपाल था ये, उज्जैन का गवर्नर था। तो इसकी शादी हुई है जो राजकुमारी थी, जिसका नाम क्या था, इसकी शादी किसके साथ हुई है, राजकुमारी का नाम क्या है, महादेवी। राजकुमारी का नाम क्या है, महादेवी के साथ इसकी शादी हुई है। और इससे जो बच्चे पैदा हुए हैं महादेवी से, एक तो जो, या ये बोले कि अशोक के जो बच्चे हुए हैं, एक का नाम, जो लड़का है उसका नाम तो क्या है, महेंद्र है। और दूसरे का नाम क्या है, यानी कि इसकी पुत्री का नाम क्या है, संघमित्रा है। दो बच्चे अशोक के, एक का नाम जो लड़का है उसका नाम तो महेंद्र, और जो पुत्री है वो उसका नाम क्या है, संघमित्रा है। इन दोनों को, यानी कि इन दोनों बच्चों को अशोक ने क्या किया था, बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, जो बुद्ध धर्म था उसका जो प्रचार प्रसार था, प्रचार प्रसार था, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए कहां पर भेजा था, श्रीलंका भेजा था। यानी कि जिसको उस समय क्या नाम दिया गया था, सिंघल का नाम दिया गया था। उसके बाद जो अशोक है, अशोक की जो अन्य शादी हुई है, अन्य शादी जो अशोक की हुई है वो किसके साथ हुई है, वो हुई है कारुवाकी। किसके साथ हुई है, कारुवाकी के साथ शादी हुई है, जो कि कहां की राजकुमारी थी, ये कलिंग की राजकुमारी थी। कलिंग की राजकुमारी थी ये कारुवाकी राजकुमारी। ये कहां की थी, जो कारुवाकी थी ये कलिंग की राजकुमारी थी। और कलिंग किसका नाम है, कलिंग उड़ीसा का या ओडिशा का प्राचीन नाम है। ओडिशा का पुराना नाम क्या है, कलिंग है। पुराना नाम क्या है, कलिंग है। और इनके द्वारा, कारुवाकी और अशोक के द्वारा जो बच्चे हुए हैं, इसका जो पुत्र है उसका नाम क्या है, कुणाल है, कुणाल है। और जो कारुवाकी का जो इनसे पोता हुआ है उसका नाम क्या है, दशरथ है। अब जो ये कलिंग का युद्ध हुआ था, इस कलिंग के युद्ध के बारे में यदि हम थोड़ा जाने, कलिंग का युद्ध, कलिंग का युद्ध, उसका जो शासनकाल था, शासनकाल के 8वें वर्ष में हुआ था। कब हुआ था, उसके शासनकाल के 8वें वर्ष में हुआ था। यानी कि लगभग 261 बीसी में इस युद्ध को लड़ा गया था। और जो ये युद्ध था कलिंग का,
ये किसके लिए प्रसिद्ध था? हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। हाथियों के लिए प्रसिद्ध था ये युद्ध। और हाथी जीतने के लिए भी हम इसको बोल सकते हैं कि हाथियों को जीतने के लिए इस युद्ध को लड़ा गया था। और इसकी जो उस समय जो राजधानी थी, जो इसकी कैपिटल थी, वो क्या थी? तौसाली थी। इसकी राजधानी का नाम क्या था? तौसाली थी। जिसका जो राजा था वो कौन था? नंदराज था। क्या नाम था? नंदराज था। तो चलिए जानते हैं, जो कलिंग युद्ध है उसका प्रभाव क्या रहा। अशोक की जो गृह और जो विदेश नीति है वो बौद्ध धर्म के आदर्शों के ऊपर आधारित है। यानी कि जो अशोक है, अशोक की जो गृह नीति है या जो विदेश नीति है, यानी कि विदेश के साथ किस प्रकार का रुख उसका होना चाहिए और स्वयं उसके राज्य के अंदर, उसके साम्राज्य के अंदर उसका किस प्रकार का रुख होना चाहिए, इसके जो भी नीति तैयार की गई थी वो नीति किससे प्रभावित है? बुद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से ये प्रभावित है। हम यहाँ पर कलिंग युद्ध के प्रभाव के बारे में पढ़ने लग रहे हैं। राजगद्दी पर बैठने के बाद उसने मुख्यतः एक युद्ध किया जो कि किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ? वही युद्ध हुआ कलिंग के युद्ध के नाम से। कलिंग युद्ध के नाम से वो युद्ध प्रसिद्ध हुआ। यद्यपि जब वो गवर्नर था तो उसने बहुत सारे युद्ध लड़े, लेकिन जब वो राजगद्दी पर बैठ गया तो उसके द्वारा लड़ा गया एक मुख्य युद्ध वो कौन सा था? कलिंग का युद्ध था। एक जो कथन देखे, एक कथन के अनुसार क्या है कि इस युद्ध के अंदर, कलिंग युद्ध के अंदर लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। 1 लाख लोग मरे थे इस युद्ध के अंदर, जो कलिंग का युद्ध है। और कई लाख क्या हो गए थे? बर्बाद हो गए थे, जिनके पास कुछ भी नहीं बचा था। और इसमें जो लगभग 1.5 लाख लोगों को क्या किया गया था? बंदी बनाया गया था। उनको कारावास के अंदर डाल दिया गया था, लगभग 1,50,000 लोगों को। अब जो ये आंकड़े, यदि हम इनके ऊपर बात करें, ये कोई ना कोई एक, क्या बोल सकते हैं, जिसको हम एक कल्पनाओं से भरा भी हो सकता है। क्योंकि जो बौद्ध लेखक है जिन्होंने इसको एक कल्पना के रूप में इसका वर्णन भी किया हुआ है कि इतने लाख लोग जो कि मरे भी थे और बंदी भी बनाए गए, और लाखों लोग वहां पर क्या हो गए थे? बर्बाद हो गए थे। जो ये हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ये आंकड़े हैं अतिशयोक्तिपूर्ण है, क्योंकि राजा को बढ़ा चढ़ा करके यहाँ पर वर्णन करना ही इसका मुख्य दायित्व था। और उसके बाद क्या हुआ? इसने जब कलिंग युद्ध के बाद जो अशोक था, अशोक ने अपनी नीति के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव किया, उसके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा और उसने उसका पश्चाताप करना शुरू किया। इसलिए उसने क्या किया? जितने भी दूसरे राज्य थे उनके ऊपर भौतिक विजय पाने की नीति छोड़ करके एक सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। कौन सी विजय? सांस्कृतिक विजय पाने की उन्होंने एक नीति अपनाई। सांस्कृतिक विजय यानी कि वो किसके आधार पर? धर्म के आधार पर। और तो और जो भी हमें यहां से और भी जानकारी के आधार पर देखें कि अभी भी जो अशोक है, जिसके बारे में हम क्या मानते हैं कि वो एक धैर्यपूर्ण शासक हुआ है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं पर ये देखने पर आता है कि जब वो धर्म का प्रचार प्रसार करता है तो धर्म का प्रचार प्रसार करवाने के लिए भी वो उन लोगों को प्रताड़ित करता है जो कि धर्म के रास्ते पर न चलते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अशोक ने कहीं ना कहीं पर क्या किया है। जो उसने अपने कबीले थे, उसके अधीन थे, वहां पर स्वतंत्र राज्यों के जो प्रजाजन थे उनसे कहा कि जो राजा है वो एक पिता के समान होता है, और इसी कारण से यदि आपके एरिया के, आपके राज्य के किसी ना किसी भाग में कोई भी समस्या है तो उस समस्या के बारे में आप मुझे अवगत करवाए, और मैं एक पिता की तरह ही आपकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करूंगा।
और उसने इनको अपने जो सैनिक थे या अपने जो अधिकारी थे उनको आदेश भी दिया कि जो लोगों की समस्या है या जो प्रजा की जो समस्या है उनका जल्द से जल्द क्या किया जाए, निदान किया जाए, उन समस्याओं को दूर किया जाए। अब कुछ जनजाति क्या थी जो जंगलों के अंदर रहा करती थी और उन जनजातियों के आधार पर भी जो अशोक था, अशोक ने क्या कहा कि आप क्या करे, धर्म के रास्ते पर चले। यानी कि उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि धर्म के रास्ते पर ही या धर्म के मार्ग पर आप चले। तो दोस्तों, ये हमने थोड़ी सी जो जानकारी है अशोक के बारे में अपनी इस वीडियो के अंदर देखा है। आगे भी हम अशोक के बारे में ही जानकारी आपके लिए पार्ट नंबर 2 वीडियो के अंदर लेकर के आएंगे। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब, और आपको यदि ये वीडियो या ये जानकारी पसंद आई हो तो आप हमें लाइक भी करें। थैंक्स। जल्द मिलेंगे किसी जो अशोक का बचा हुआ पार्ट है जिसमें हम अशोक के बारे में और कुछ जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। तब तक सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।